नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ के एक्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। माफ कीजिए, यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 2 लिखा है। इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट 1971 के अथॉरिटीज। इस पर्टिकुलर एक्ट में टोटल 3 अथॉरिटीज है। सबसे पहली है इंडस्ट्रियल कोर्ट, इसके बाद में है लेबर कोर्ट, इसके बाद में आता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको इंडस्ट्रियल कोर्ट के बारे में जो बताने वाला हूं, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ड्यूटीज। बेसिकली आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट एक स्टेट एक्ट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर गवर्न करता है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम लोग देखते हैं अथॉरिटीज के बारे में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना होगा, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में दिया है। आप इंट्रोडक्शन के लिए लेक्चर नंबर 1 का इस्तेमाल करना। इसी के साथ आपको लिखना है द एक्ट हैज 3 अथॉरिटीज इन इट। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल कोर्ट, जिसमें सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन है और सेक्शन नंबर 5 में ड्यूटीज है। लेबर कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में भी आपको ऐसा ही लिखना है, और इस लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो आपके बेयर एक्ट में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। Section 4 subsection 1 says that the state government shall by public notification in the official gazette constitute an industrial court. Subsection 2 says that the industrial court shall consist of not less than 3 members, one of whom shall be the president. Subsection 3 says that every member of the industrial court shall be a person who is not connected with the complaint referred to that court or with any industry directly affected by such complaint. Section 4 says that every member of the industrial court shall be a person who is or has been a judge of high court or is eligible to become a judge of the such court. सेक्शन 4 में जो वर्डिंग्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट एक स्टेट एक्ट है। आपको सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी कोई एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया जाता है तो उसकी एक इशूइंग अथॉरिटी होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। हर एक गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजपत्र। जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जाता है, उस एक्ट की गैजेट के अंदर नोटिंग की जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये एक्ट पास किया गया था, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में इतने एक्ट पास किए गए, जिसमें ये एक्ट इतने नंबर पे है। इस प्रकार से गैजेट में नोटिंग किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होगा और गैजेट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा। तो सबसे पहला सेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट एन इंडस्ट्रियल कोड। इसमें आपको पहला इंग्रेडिएंट बताना है, इशूइंग अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दूसरे में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट के नॉट लेस देन 3 मेंबर होंगे, यानी 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मेंबर है, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होगा। ये आपका दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरे में बताया गया है कि सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई भी मेंबर पर्टिकुलर पार्टी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, स्टेक होल्डर नहीं होना चाहिए, या फिर सामने आने वाली पार्टीज की कोई सब्सिडरी कंपनी है उसका भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेयर एक्ट में जो दिया है वो आपके सामने है। चौथा बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मेंबर्स का, जूरी का और प्रेसिडेंट का। बेसिकली सारे लोगों का जो इंडस्ट्रियल कोर्ट की अथॉरिटी बनते हैं उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जज ऑफ द हाई कोर्ट। मेरे ख्याल से आपको सेक्शन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल कोर्ट की ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं रीड आउट कर देता हूं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल कोर्ट टू डिसाइड द एप्लीकेशन मेड बाय ए यूनियन फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू इट, टू डिसाइड एन एप्लीकेशन बाय अनदर यूनियन फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन to it in the place of a union which has already been recognized under this act. Subsection C says that to decide an application from another union or an employer for withdrawal or cancellation of the recognition of a union. Subsection D says that to decide the complaints relating to unfair labor practices. ये मैंने रब कर दिया है, इसको आप मत देखना। ये जो रब किया है वो लेबर कोर्ट को अप्लाई करता है, इंडस्ट्रियल कोर्ट को नहीं। To assign work and to give directions to the investigating officers in manners of verification of membership of unions
and investigation of complaints relating to unfair labor practices. Subsection F says that to decide the reference made to it by any other civil court or criminal court, or subsection G says that to decide the complaints or appeals under section 42. ये पर्टिकुलर ड्यूटीज है इंडस्ट्रियल कोर्ट के। आप इन सभी को वर्ड टू वर्ड आपको लिखना होगा, लेकिन इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इमेजिन करिए अपने सामने एक फैक्ट्री जिसका ओनर होगा मिस्टर ए। अभी उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में दो यूनियन है, यूनियन नंबर 1 और यूनियन नंबर 2। यूनियन नंबर 1 ज्यादा बड़ी है मेंबरशिप में और यूनियन नंबर 2 स्ट्रगल कर रही है मेंबरशिप बढ़ाने के लिए। बेसिकली इंडस्ट्रियल मतलब MRTU एंड पल्प एक्ट के अनुसार कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होने के भी अलग फायदे हैं जो मैं आपको आने वाले सेक्शंस में, आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि यूनियन नंबर 1 उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग की रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बनना चाहती है क्योंकि उसकी मेंबरशिप ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल कोर्ट का सबसे पहला ड्यूटी होगा जो यूनियन ज्यादा बड़ी है उसको रिकॉग्नाइज करना, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन देना इंडस्ट्रियल कोर्ट की पहली ड्यूटी होगी, जो कि सेक्शन नंबर 1 में दी गई है, मतलब यहां पर दी गई है। सब सेक्शन बी में जो कहा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए मतलब थोड़ा बहुत टाइम गुजर जाता है और यूनियन नंबर 2 का मेंबरशिप बढ़ जाता है, तो यूनियन नंबर 2 अप्लाई करेगा फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन टू इंडस्ट्रियल कोर्ट और कहेगा कि मेरा मेंबरशिप इस पर्टिकुलर यूनियन से बढ़ गया है, तो मुझे आप रिकॉग्निशन ग्रांट करो। तो जो एप्लीकेशन उसने भेजा है उसको एंटरटेन करना इंडस्ट्रियल कोर्ट की सेकेंड ड्यूटी होगी, जो कि मैंने आपको मतलब यहाँ पे सबसेक्शन बी में बताया है। सबसेक्शन सी ये कहता है कि उस पर्टिकुलर यूनियन ने जो एप्लीकेशन भेजा है उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल कोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भेजेगा उस अंडरटेकिंग में। इंडस्ट्रियल कोर्ट बोलेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जाओ देख के आओ दोनों यूनियन का मेंबरशिप कैसा है, मेंबर सही है या गलत है, कोई बोगस मेंबर तो नहीं है ना, और साथ ही साथ ये भी देख के आओ कि उस अंडरटेकिंग में कोई अफरा तफरी तो नहीं हो रही है ना, या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी देता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंडस्ट्रियल कोर्ट। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजना ये इंडस्ट्रियल कोर्ट की तीसरी ड्यूटी है, जो कि सबसेक्शन सी में कहा गया है। सबसेक्शन डी कहता है टू डिसाइड कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। इमेजिन करिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है उस अंडरटेकिंग में और कहता है बहुत हेराफेरी की है इन लोगों ने, और इंडस्ट्रियल कोर्ट को बताता है कि ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में हो रही है। तो उन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को डिसाइड करना ये चौथी ड्यूटी है, जो कि सबसेक्शन डी में बताई गई है। इसके बाद में सबसेक्शन ई में कहा है टू असाइन वर्क एंड टू गिव डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन द मैनर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनियन एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो जो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला कि ये कंप्लेंट है, यहाँ पे इतनी इतनी हेराफेरी हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना ये पांचवा ड्यूटी है। और इसी के साथ जिस काम के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया है दोनों यूनियन की मेंबरशिप चेक करने को, ये भी इंडस्ट्रियल कोर्ट की पांचवी ड्यूटी है, जो कि सबसेक्शन ई में समझाई गई है। इसके बाद में मिस्टर ए जो कि उस यूनियन का ओनर है वो कहता है कि इस यूनियन में जो भी हेरा फेरी हो रही है, जो हो रही है वो यूनियंस की वजह से हो रही है, इसीलिए आप यूनियन नंबर 1 का रिकॉग्निशन कैंसिल करो और इन जो हेरा फेरी हो रही है या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी बिठाओ। तो जो एम्प्लॉयर यानी मिस्टर ए जो एप्लीकेशन करता है उसको भी डिसाइड करना ये छठा उसका ड्यूटी हो गया है, जो कि सबसेक्शन ई और सबसेक्शन एफ में कहा गया है। और मान लीजिए लेबर लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है या फिर कोई बड़ा कंप्लेंट आता है उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के बारे में, तो इंडस्ट्रियल कोर्ट से बड़ा सिविल कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट इंडस्ट्रियल कोर्ट को लिखकर डायरेक्शन देगा कि यहां पर जाओ और इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो करना भी इन्वेस्टिगेटर मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल कोर्ट, इसकी ड्यूटी नंबर 7 होगी। और 8वीं ड्यूटी है टू डिसाइड अपील्स अंडर सेक्शन 42।
ये आप सिर्फ याद रखना, सेक्शन 42 याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अपने ड्यूटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल कोड अच्छे से समझ ली होगी इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन से। सो अथॉरिटीज़ के बारे में ये लेक्चर था। सेक्शन नंबर 4 में हमने डेफिनेशन देखा और सेक्शन नंबर 5 में हमने ड्यूटीज़ देखा। ये लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लेबर कोड की बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।